इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में चाइल्ड कस्टडी यानी बच्चे की कस्टडी से जुड़े कानूनी पहलुओं पर। हाँ, खासकर जब माता पिता के बीच विवाद हो। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो अदालती प्रक्रिया, जरूरी सावधानियों और आम अलतियों पर रोशनी डालती है। सही। मकसद यही है कि बच्चे का जो सर्वोत्तम हित है, जिसे वेलफेयर ऑफ चाइल्ड कहते हैं, उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए। बिल्कुल। और देखिए, इन सभी चर्चाओं के आप कह सकते हैं केंद्र में एक ही सिद्धांत, बच्चे का कल्याण। अदालतें हमेशा हमेशा इसी को सबसे ऊपर रखती हैं। जानकारी भी यही कहती है कि किसी भी कस्टडी मामले की नींव यही है। अच्छा। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को दिशा दिखाता है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये बच्चे का कल्याण आखिर इतना इतना जरूरी क्यों है? ऐसा क्या है इसमें कि कोर्ट इसे हर चीज से ऊपर रखती है? देखिए, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अदालत का पहला मकसद बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना है, ना कि माता पिता के जो आपसी झगड़े हैं उनका निपटारा करना। अच्छा। जैसा कि जानकारी में साफ कहा गया है, चाइल्ड कस्टडी का केस करते समय आपको फोकस सबसे ज्यादा जो करना है वो करना है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे की भलाई किसके साथ रहने में है। मतलब याचिका से लेकर सबूतों तक सब कुछ इसी एक पॉइंट के आसपास घूमना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो तो? अगर याचिका में बच्चे के कल्याण की बात मजबूती से नहीं रखी गई, या मान लीजिए सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही ज्यादा हैं, तो ऐसे मामले को बोगस केस तक माना जा सकता है। ओहो। जानकारी तो ये भी इशारा करती है कि ऐसा मामला शायद कोर्ट में मेंटेनेबल ही नहीं होगा, मतलब सुनवाई के लायक ही नहीं समझा जाएगा। बाप रे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि माता पिता अपने पर्सनल झगड़ों से ऊपर उठकर बच्चे के हित को सबसे पहले रखें। ये तो बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी बात है। अच्छा, अब आते हैं याचिका दायर करने के समय पर। क्या इसमें देरी करने से कोई फर्क पड़ता है? कई बार लोग सोचते हैं आए थोड़ा रुक जाते हैं, शायद हालात सुधर जाएं। हाँ, देरी करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, और अक्सर नकारात्मक ही। अच्छा, कैसे? देखिए, जानकारी में इस बात पर जोर दिया गया है, अगर आप चाइल्ड कस्टडी का केस दायर करने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को यह बिल्कुल साफ नजर आता है कि ना तो आपका बच्चे के लिए प्यार है, ना आपका बच्चे के लिए कोई लगाव है। कोर्ट ये सोचने पर मजबूर हो सकती है कि भाई, अगर बच्चे का कल्याण वाकई आपकी चिंता होती तो आप इतने टाइम तक इंतजार क्यों करते। सही बात है। देरी से ये इंप्रेशन बन सकता है कि केस का असली मकसद बच्चे का हित नहीं, बल्कि शायद दूसरे पार्टी पर किसी और मामले में दबाव बनाना है, जैसे तलाक या गुजारा भत्ता। अच्छा, ये एंगल भी है। बिल्कुल। और इसका एक मानवीय पहलू भी है। सोचिए, इस अनिश्चितता का बच्चे के मन पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। समझ गई, यानी समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। अब बात करते हैं याचिका के मसौदे की, मतलब ड्राफ्टिंग की। इसमें ऐसी कौन सी आम गलतियां होती हैं जिनकी वजह से एक ठीक ठाक दिखने वाला केस भी कमजोर पड़ जाता है? खराब ड्राफ्टिंग ये एक बहुत बड़ी वजह है जिससे मामले बिगड़ते हैं। एक जगह जिक्र आता है, पहला जो कारण होता है पिता के हारने का, वो होता है पुअर ड्राफ्टिंग का। आप एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, लेकिन आपसी लड़ाई में इतने उलझ जाते हो कि जो चाइल्ड कस्टडी का केस करते हो वो आपसे फॉर्मेलिटी के लिए किया करते हो। ओ। मतलब अगर याचिका सिर्फ पति पत्नी के आपसी झगड़ों, शिकायतों और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का मंच बन जाए, और बच्चे के कल्याण की बात बस नाम के लिए लिख दी हो, तो केस की नींव ही कमजोर हो जाती है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया है, जहां मेन फोकस बच्चे के हित पर ना होकर आपसी रंजिश पर होता है। तो क्या है वो मुख्य गलतियां ड्राफ्टिंग में? जानकारी दो मुख्य गलतियों की तरफ इशारा करती है। एक, या तो पिटीशन पेश करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी की जाती है, मतलब बिना पूरी तैयारी के, बिना सोचे समझे, शायद गुस्से में आकर केस फाइल कर दिया। अच्छा। या फिर बहुत ज्यादा लापरवाही की जाती है, मतलब ड्राफ्टिंग को हल्के में ले लिया, बस जैसे तैसे याचिका बना दी। और चेतावनी ये है, दोनों परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही घातक और खतरनाक हो सकती है। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि माता पिता के आपसी झगड़ों का बच्चों पर कितना गहरा और बुरा असर पड़ता है, खासकर तब जब उनके बीच कई तरह के केस चल रहे हों। बिल्कुल। जब माता पिता के बीच कई कानूनी लड़ाइयां चल रही हों, जैसे गुजारा भत्ता, तलाक, डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप, 498A के मामले, RCR यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के मामले, तो जैसा कि जानकारी बताती है, यहाँ जो सबसे ज्यादा बुरी तरह से पिसता है वो होते हैं बच्चे। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते हैं। वो बेचारे अनजाने में ही इस खींचतान का सेंटर बन जाते हैं। सही। अगर ये मुकदमे सिर्फ एक दूसरे को परेशान करने, सबक सिखाने या धमकाने के लिए किए जा रहे हैं, बिना किसी ठोस आधार के,
तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि आखिर में सबसे बुरा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। उनका मानसिक सुकून, उनका बचपन सब प्रभावित होता है। ये वाकई चिंता की बात है। चलिए अब अदालती प्रक्रिया पर वापस आते हैं। कस्टडी का फैसला करते समय अदालतें और किन बातों पर गौर करती हैं? एक महत्वपूर्ण पहलू है माता-पिता का अपना स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक, दोनों। अच्छा। हाँ, जानकारी में एक सीधा सवाल उठाया गया है। अगर आप खुद ही मेंटली और फिजिकल इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको बच्चे की कस्टडी किस तरह से मिल सकती है? ये तो लॉजिकल है। अगर कोई अभिभावक मान लीजिए गंभीर डिप्रेशन से गुजर रहा है या किसी नशे की लत का शिकार है, जैसे बहुत ज्यादा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, तो ये उनके कस्टडी के दावे को कमजोर कर सकता है। कोर्ट ये देखती है कि जो व्यक्ति खुद अपना ध्यान रखने में शायद सक्षम नहीं दिख रहा, वो बच्चे की पूरी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा। सही। इसके साथ ही जो याचिका दायर कर रहा है, उसके माता पिता यानी बच्चे के दादा दादी का रवैया और सपोर्ट भी काफी मायने रखता है। वो कैसे? जानकारी बताती है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके माता-पिता भी कोर्ट में आकर के सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस की बात किया करते हैं। बच्चे के वेलफेयर के लिए वो बिल्कुल बात ही नहीं करते। ओह। कोर्ट में आते ही नहीं। जब आपके माता-पिता कोर्ट में सम्मन जाने के बाद भी नहीं पेश हो रहे हैं, तो इसका एक सीधा सा अर्थ यही कोर्ट के दिमाग में जाता है कि आपका मोटिव कुछ और था इस केस को करने के लिए। मतलब दादा दादी का रवैया भी केस पर असर डाल सकता है। बिल्कुल। अगर वो कोर्ट आकर सिर्फ आरोप लगाते हैं या सहयोग नहीं करते, तो कोर्ट ये सोच सकती है कि याचिकाकर्ता का असली इरादा शायद बच्चे का कल्याण नहीं, बल्कि कोई और फैमिली एजेंडा है। अंत में कोर्ट कुछ मुख्य सवालों के जवाब ढूंढती है। बच्चा किसके पास सुरक्षित है? बच्चे की बेहतर देखभाल कौन कर सकता है? बच्चे को बेहतर शिक्षा कौन दे सकता है? और बच्चे को अच्छे संस्कार कौन दे सकता है? इन्हीं सब चीजों का एक मिला-जुला मूल्यांकन होता है। और ये शिक्षा, आय जैसी प्रैक्टिकल चीजों का क्या ये भी कस्टडी तय करने में रोल निभाती हैं? हाँ, पेरेंट्स की एजुकेशन और इनकम को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन हमेशा बच्चे के वेलफेयर के बड़े संदर्भ में। मतलब ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी बच्चे के भविष्य को ज्यादा स्थिरता और बेहतर अवसर दे सकती है। उदाहरण के लिए, एक स्रोत बताता है कि अगर पिता बेहतर पढ़ा लिखा है, उसकी इनकम अच्छी है और बाकी सब चीजें मिलाकर बच्चे का भला उसके साथ ज्यादा सुरक्षित लगता है, तो उसे कस्टडी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि इनकम या एजुकेशन अपने आप में डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। ये सिर्फ कुछ पहलू हैं। आखिरी फैसला हमेशा बच्चे के ओवरऑल वेलफेयर को देखकर होता है, जिसमें उसकी इमोशनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्यार और देखभाल सबसे अहम है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक पिता को, खासकर जब झगड़ा शुरू ही हो रहा हो, क्या प्रैक्टिकल कदम उठाने चाहिए? यहाँ बात वाकई थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अक्सर पहली प्रतिक्रिया तो शायद लीगल लड़ाई शुरू करने की होती है। बिल्कुल। और यहीं पर जानकारी कुछ ऐसी रणनीतियां सुझाती है जो शायद पहली नजर में थोड़ी अलग लगें। पहली और सबसे जरूरी बात, झगड़े के तुरंत बाद गुस्से में आकर या दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए जल्दबाजी में कस्टडी पिटीशन दायर करने से बचना चाहिए। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? स्रोत साफ कहते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके बजाय कुछ और कदम उठाने चाहिए जो शायद ज्यादा असरदार हों। जैसे कि? सबसे जरूरी है बच्चे से मिलने का लगातार और बार-बार प्रयास करना। बल्कि? आपको अपने बच्चे से मिलने का प्रयास करना है, और प्रयास बार-बार करना है। सिर्फ एक दो बार कोशिश करके हार मान लेना ये काफी नहीं है। और जब भी मिलने जाएं, अकेले जाने से बचें। अपने साथ कोई गवाह ले जाएं, कोई भरोसेमंद दोस्त, रिश्तेदार, या हो सके तो बच्चे के दादा दादी। गवाह क्यों? जानकारी कहती है, हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको अपने बच्चे से मिलने नहीं दे, इसलिए आप जब भी उससे मिलने जाएं, अपने साथ अपना दोस्त, रिश्तेदार, बच्चे के दादा या दादी को साथ में जरूर लेकर के जाएं। ये बाद में कोर्ट में यह साबित करने में मदद कर सकता है कि आपने मिलने की लगातार कोशिश की थी, लेकिन शायद आपको रोका गया। अच्छा, ये तो सोचा नहीं था। मिलने जाते समय बच्चे के लिए कुछ न कुछ लेकर जाना भी एक अच्छा संकेत है। जब भी बच्चे से मिलने जाएं, बच्चे के लिए कुछ न कुछ सामान लेकर के जाएं। खाने पीने का सामान हो सकता है, खिलौने हो सकता है, या कोई गिफ्ट हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं। यह आपके प्यार और लगाव को दिखाता है। मुलाकात की रेगुलरिटी भी जरूरी है। अगर बच्चा उसी शहर में है तो हर दूसरे तीसरे दिन मिलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चा दूसरे शहर में है तो कम से कम 20-25 दिनों में एक बार तो जरूर कोशिश करनी चाहिए। और अगर मिलना मुमकिन ना हो पाए तो भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है। दूसरे तरीकों से फोन पर बात करना, वीडियो कॉल करना, अगर हो सके तो बच्चे के स्कूल जाना, उसके टीचर से मिलना, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना,
कल मिलकर के आपको बार बार बच्चे से मिलने का प्रयास करना है। ये सारी चीजें आपके लगातार प्रयास, लगाव और बच्चे की जिंदगी में आपकी एक्टिव भागीदारी को दिखाती हैं। और आय के बारे में एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक बात सामने आई है, खासकर जब मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता का केस भी चल रहा हो। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है। कई बार पिता मेंटेनेंस केस में अपनी इनकम कम दिखाते हैं ताकि उन्हें कम गुजारा भत्ता देना पड़े। हाँ, ये तो होता है। लेकिन यही कम इनकम दिखाना बाद में कस्टडी केस में उनके खिलाफ जा सकता है। कोर्ट सोच सकती है कि इतनी कम आय में वे बच्चे का पालन पोषण ठीक से कैसे करेंगे। ओहो, ये तो उल्टा पड़ सकता है। बिल्कुल, इसलिए एक बहुत जरूरी सलाह दी गई है। इसलिए मेंटेनेंस के केस में जो भी आप इनकम शो करते हैं, चाइल्ड के स्टडी की पिटीशन को ध्यान में रख करके कीजिए, ताकि आगे चल करके आपको नुकसान नहीं हो। मतलब मेंटेनेंस केस में इनकम बताते समय भविष्य में संभावित कस्टडी याचिका को भी दिमाग में रखना चाहिए। ये तो काफी जरूरी टिप है। एक और रणनीति जो सुझाई गई है वो है फैमिली यूनिटी दिखाना। जब भी बच्चे से मिलने जाएं, कोशिश करें कि परिवार के दूसरे सदस्य जैसे बच्चे के चाचा, चाची, बुआ या खासकर दादा दादी भी साथ हों। इससे क्या फायदा? जानकारी के मुताबिक इससे कोर्ट पर पॉजिटिव असर पड़ता है। उन्हें यह मैसेज जाता है कि बच्चे को एक जॉइंट, सपोर्टिव और संस्कार वाला पारिवारिक माहौल मिलेगा। कहा गया है, अगर बच्चे के दादा दादी यानी कि आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो कोर्ट समझ जाता है कि बच्चे की बेहतर एक बार हो सकती है। ये सब कदम सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि बच्चे के वेलफेयर के प्रति आपकी गंभीरता और आपके पास जो पारिवारिक सपोर्ट है उसे दर्शाते हैं। ये रणनीतियां वाकई काफी सोचने पर मजबूर करती हैं और शायद पारंपरिक कानूनी दांव पेंच से हटकर है। चलिए अब कुछ असल मामलों पर नजर डालते हैं। अदालतों ने इन सिद्धांतों को जमीनी हकीकत में कैसे लागू किया है? क्या कुछ ऐसे अहम अदालती फैसले हैं जो इस विषय पर और रोशनी डालते हैं? बिल्कुल, कई ऐसे महत्वपूर्ण अदालती फैसले हैं जो न सिर्फ इन सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि भारतीय कानून इस मामले में कैसे धीरे धीरे ज्यादा जेंडर न्यूट्रल यानी लैंगिक रूप से ज्यादा तटस्थ हो रहा है। मतलब अब ये धारणा कमजोर पड़ रही है कि कस्टडी पर माँ का ही पहला हक है। हाँ, एक तरह से। मतलब पिता भी एक बराबर के दावेदार हो सकते हैं अगर ये साबित हो कि बच्चे का भला उनके साथ ज्यादा बेहतर है। अच्छा, कोई उदाहरण? हाँ, जैसे गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल 2009 का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बच्चे की कस्टडी पिता को दी थी। क्यों? आधार ये था कि पिता बच्चे को बेहतर स्टेबिलिटी और उसकी जो ओवरऑल जरूरतें हैं जैसे शिक्षा, इमोशनल केयर, वो बेहतर ढंग से पूरी कर सकता था। इस केस में ये भी साफ किया गया कि दादा दादी के अधिकार माता पिता के नेचुरल राइट से ऊपर नहीं है। फिर एक हालिया और काफी चर्चित मामला है रोहित थम्माना गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य 2022। ये एक इंटरनेशनल कस्टडी का मामला था। इसमें क्या हुआ था? इसमें माँ बच्चे को अमेरिका से बिना पिता की मर्जी के भारत ले आई थी। पिता ने हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे को अमेरिका वापस भेजने का आदेश दिया, जिससे कस्टडी प्रभावी रूप से पिता को मिली। अच्छा, कोर्ट का तर्क क्या था? कोर्ट का तर्क था कि बच्चे का अमेरिका में जो सेटल्ड जीवन है, उसका घर, नागरिकता, स्कूल, दोस्त, वो माँ की एक तरफा कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है। इस फैसले ने फोरम शॉपिंग यानी अपनी सुविधा के हिसाब से कोर्ट चुनने की आदत को भी गलत ठहराया। ये तो महत्वपूर्ण फैसला है। और कोई? एक और मामला एबीसी बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली 2023 का भी जिक्र जरूरी है। इसमें बच्चे ने अपनी मां के प्रति डर जाहिर किया था क्योंकि मां पर दुर्व्यवहार के आरोप थे। ओह, बच्चे ने काउंसलिंग में भी ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की इच्छा और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट को अहमियत देते हुए परमानेंट कस्टडी पिता को दी, जबकि मां को सिर्फ निगरानी में मिलने की इजाजत मिली। तो बच्चे की आवाज भी मायने रखती है। बिल्कुल, अगर वो समझने लायक उम्र का है, उसकी मानसिक स्थिति का बहुत वजन है। ये तो हाल के उदाहरण है। क्या पुराने समय में भी ऐसे केस हुए हैं जहां पिताओं को कस्टडी मिली हो? हाँ, ये जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ झुकाव एकदम नया नहीं है, हालांकि हाल के सालों में ये ज्यादा साफ हुआ है। मॉक्सी डी सुनीति बनाम आरपी सुनीति 1983 एक पुराना उदाहरण है। उसमें क्या था? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिता को इस आधार पर कस्टडी दी थी क्योंकि उनका घर स्थिर था और वो बेहतर देखभाल दे सकते थे। कोर्ट ने उस समय की आम धारणा को नजरअंदाज किया। अच्छा, क्योंकि बच्चा उनके साथ खुश था, स्थिर था और इमोशनली ज्यादा जुड़ा हुआ था। और हाल के मामलों में? हाल के मामलों में एक और जरूरी केस है गौतम कुमार दास बनाम सुगंधा दास 2021 के बाद। इसमें मां की मृत्यु के बाद पिता ने अपनी बेटी की कस्टडी मांगी जो अपनी मौसी के पास रह रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिता को नेचुरल गार्डियन मानते हुए कस्टडी सौंपी और मौसी के दावे को खारिज कर दिया। ये पिताओं के नेचुरल गार्डियनशिप राइट्स को मजबूती देता है।
एक और मामला था सोमप्रभा राणा वाला। हाँ, सोमप्रभा राणा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023। वो थोड़ा अलग था। उसमें पिता पर पत्नी की दहेज हत्या का गंभीर आरोप था। निचली अदालतों ने कस्टडी पिता और दादा दादी को दे दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द करते हुए कहा कि सिर्फ नेचुरल गार्डियन होने से कस्टडी नहीं मिल जाती, बल्कि बच्चे के कल्याण का गहराई से मूल्यांकन जरूरी है, खासकर जब पिता पर इतने गंभीर आरोप हों। तो ये पिता के खिलाफ गया। सीधे तौर पर नहीं, इसने ये स्थापित किया कि हर केस में हालात को देखते हुए बच्चे के कल्याण का निष्पक्ष मूल्यांकन सबसे जरूरी है और किसी भी पक्ष को ऑटोमैटिकली प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। ये पिताओं के लिए भी एक फेयर सुनवाई का मौका पक्का करता है। तो इन सभी फैसलों और चर्चाओं से क्या मुख्य पैटर्न या ट्रेंड्स नजर आते हैं? कुछ साफ ट्रेंड्स हैं। पहला, अदालतें निश्चित रूप से पहले से ज्यादा जेंडर न्यूट्रल हो रही हैं। दूसरा, बच्चे की उम्र भी एक फैक्टर होती है। जैसे गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट में भी संकेत है। अक्सर 7-8 साल से बड़े लड़कों के मामलों में पिताओं के पक्ष में थोड़ा झुकाव देखा जा सकता है, अगर बाकी चीजें बराबर हों। अच्छा। तीसरा, अदालतें बच्चे के जो सेटल्ड माहौल है, जैसे स्कूल, दोस्त, घर, उसमें अचानक और बिना ठोस वजह के बदलाव करने से हिचकती हैं। ठीक है। चौथा, अगर एक पेरेंट को कस्टडी मिलती भी है तो दूसरे को नियमित रूप से मिलने का अधिकार यानी विजिटेशन राइट्स सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है। और पिताओं के जीतने के मामले बढ़े हैं? हाँ, पांचवा ट्रेंड यही है कि हाल के वर्षों में, मतलब लगभग 2023-25 के आसपास, पिताओं द्वारा कस्टडी जीतने वाले मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, खासकर उन हालात में जहां मां विदेश में रहती हैं या बच्चे की देखभाल के लिए कम उपयुक्त पाई जाती हैं। साइकोलॉजिकल मूल्यांकन और बच्चे की अपनी समझदार राय का महत्व भी बढ़ रहा है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हमें इसे कुछ लाइनों में समेटना हो तो क्या कहेंगे? सार यह है कि चाइल्ड कस्टडी के मामलों में जीत या हार इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी पार्टी बच्चे के सर्वोत्तम हित को कोर्ट के सामने ज्यादा मजबूती और सबूतों के साथ रख पाती है। ये साफ है कि पूरा ध्यान बच्चे के कल्याण पर होना चाहिए, जिसे सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ठोस सबूतों और लगातार असली प्रयासों से साबित करना होगा। बिल्कुल। और जैसा हमने अलग अलग फैसलों में देखा, कानूनी सोच जो है वो पारंपरिक धारणाओं से आगे बढ़ रही है और पिताओं के दावों का भी अब गंभीरता और निष्पक्षता से मूल्यांकन किया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि इमोशनल रिएक्शन, आपसी हमले या सिर्फ कानूनी खानापूर्ति के बजाय एक सोची समझी बच्चे के कल्याण पर फोकस स्ट्रैटेजी अपनाना ज्यादा जरूरी है। हाँ, जैसा कि जानकारी से पता चलता है, डॉक्यूमेंटेशन जैसे मिलने के प्रयासों का रिकॉर्ड रखना, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार संपर्क में रहना और एक स्थिर, सुरक्षित और प्यार भरा माहौल देने की क्षमता दिखाना, ये सब बहुत जरूरी है। सही कहा। दिलचस्प बात ये उभर कर आ रही है कि अब दोनों पेरेंट्स का मूल्यांकन किसी पहले से तय जेंडर रोल के आधार पर नहीं, बल्कि बच्चे की खास जरूरतों को पूरा करने की उनकी अपनी क्षमता के आधार पर करने का झुकाव बढ़ रहा है। बिल्कुल। और ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे लोगों के लिए एक आखिरी विचार, जो शायद इन कानूनी रणनीतियों से थोड़ा परे है। क्या माता पिता के बीच चाहे कितना भी गहरा झगड़ा क्यों ना हो, अगर किसी तरह बातचीत के रास्ते खोले रखे जा सकें, भले ही कस्टडी का आखिरी फैसला कुछ भी हो, तो क्या ये बच्चे की भलाई के लिए लंबे समय में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकता है? क्या कड़वाहट के बीच भी को पेरेंटिंग यानी मिलकर पेरेंटिंग करने की कोई कम से कम संभावना बच्चे के हित में तलाशी जा सकती है? इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो।